नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम संस्कृति यात्रा में। आज हम आपको एक ऐसी संगीतमय यात्रा पर लेकर चलेंगे जो सिर्फ सुरों की कहानी नहीं है, बल्कि एक से दूसरी पीढ़ी बढ़ती एक संस्कृति यात्रा है। भारत में संगीत परंपरा को अधिकतर कुछ विशेष परिवारों द्वारा ही गति मिली है। एक पीढ़ी ने अपनी अगली पीढ़ी को इस कला से अवगत कराया, लेकिन इन परिवारों के भी सभी बच्चे इस परंपरा को नहीं अपनाते हैं। इनमें से कुछ अपनी इच्छा के चलते संगीत से दूर हो जाते हैं। इसके विपरीत भारत में कुछ ऐसे भी संगीत समुदाय हैं जहां बच्चों का जन्म भी परिवार की संगीत परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए होता है। इनमें से ही एक समुदाय है पंजाब प्रांत का मिरासी। मिरासी समुदाय की महिलाएं पीढ़ियों से अपने पारिवारिक संगीत परंपरा की ध्वजवाहक रही हैं। इन महिलाओं की गायकी कभी राजाओं के दरबारों से शुरू होकर समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सामयिक गीतों के रूप में जीवित है। इनकी पारंपरिक नज़में, टप्पे, बोलियां, प्रेम और विरह के किस्से आज भी पंजाब की धरती में गूंजते हैं। साथ ही गूंजता है इनका अपना दर्द, परेशानी और संघर्ष। तो आइए और ज्यादा जानते हैं और देखते हैं फिल्म मिरासन्स ऑफ पंजाब बॉर्न टू सिंग के कुछ अंश। मन आया बनो तेनो, मैं दिला मन आया, मैं दिला मन आया बनो तेनो, मैं दिला मन आया बनो तेनू, मैं दिला मन आया। In 1998, I read about Sugra and Bhagi in a newspaper article. They were the last of the Mirasans living in the old part of the city of Patiala. Mirasans are women of the Mirasi community who sing songs for their patrons on life cycle rituals. Also known as Meeralams, the Mirasis are skilled musicians and genealogists. I learnt of Bhagi's death on reaching Patiala. Sugra was there to tell me all about herself. ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਰਛਾਣ ਦੀ ਬਰਸਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਮੀਰ ਆਲਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ सब मतलब पुराने। ओढ़ कर पहना ने सेहरे की बलाएं ले ली, आज बांधेगा मेरा राज दुलारा, सेहरा आज बांधेगा मेरा राज दुलारा सेहरा। जिस वेले बटना लगता है उस टाइम ते असीं बटने का गाना गाउने हैं। जिस वेले मेहंदी लगती है मेहंदी का अलग हुंदा है। जिस वेले डोली विदा हुंदी है डोली का अलग हुंदा है। और तुले शगन सारथां दे गाने गाउने हैं असीं। ये सब रागदारियां च ने जितने भी है पक्के क्लासिकल रागां च टाइम टाइम दे गाने गाए जाते हैं। जिस वेले बरात आउंदी है ना जी, लाड़ा अंदर आउंदा है, उस वेले फिर असीं तेल टालते हैं। तेल टालते हैं फिर उहदे विच शगन दे जितने भी किसी की हिम्मत है पैसे पैंदे ने। हर शगन ते सानूं रुपए भी मिलते हैं। डोली विदा दे लैदा फिर भी तेल टाली दा। जिस वेले लड़के दे आनंद होके हटदे ने या फेरे होके हटदे उस टाइम भी असीं तेल टालते हैं। फिर उन्हां दा पोता पोता किंडे बजुर्गां दे नाम पूरे राजा महाराजिਆਂ दे ਉਹਦਾ भी साडा बिहार अलग मिलदा सानूं। The Maharajas of Patiala have been known for their patronage towards music and other arts. Bade Ghulam Ali Khan, the doyen of vocal music, brought glory to the Patiala Gharana. But there existed a lesser known tradition of music, a world full of songs that unfolded in the inner chambers of these palatial buildings. Mirasis are known to be the descendants of Baba Mardana, a Muslim musician who accompanied Guru Nanak on his journeys. Though Muslim by religion, the Mirasis know all about the rituals of their Sikh patrons. As genealogists and musicians,
the Mirasans have access to the most well-guarded secrets about their patrons' families. I wonder if this knowledge gives the Mirasans a certain power over their patrons. Sidhu and Meera are the most active Mirasans of the village, each of them serving about 150 families. They are called Lagi in relation to their patrons, who are primarily land-owning Jat Sikhs. On behalf of their patrons, Sidhu and Meera send out invitations, give messages and distribute sweets. The practice of singing songs that was so intrinsic to their work is slowly fading away. So is the skill of matchmaking. A span of 1 year involves a familiar cycle of changing seasons, the planting of seeds and waiting for the time of harvest. Mirasans work for their patrons throughout the year, following closely the rhythm of birth, marriage and all the festivals. A part of the harvested grain is what the Mirasi family receives from the landowning patrons in exchange for their services. Sidhu arrives at her patrons on the day of Lohri. Here the family is celebrating the birth of a male child. Sidhu is no stranger to the patrons' extended family, and her robust sense of humor adds a lighter touch to the impromptu Gidda performance. As weddings become public spectacles, Mirasans who perform within the 4 boundaries are slowly losing out on patronage and work. The men of their community do not want them to be part of this new kind of entertainment. While Punjabi music has taken center stage, the communities that nurtured these traditions are increasingly getting marginalized. While the Mirasi men are making inroads into the world of Punjabi pop music and orchestra bands, women find themselves completely shunted out from their musical traditions. After Sugra, who will be there to sing these songs, I wonder. ਐ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਲੜਕੀਆਂ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਤਿੱਕਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ 10 ਮਿੰਟ, ਲੜਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂ ਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਉਣ ਗੂਣ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੇ ਮੁਖ ਪਰ ਸਾਲੂੜਾ ਬਰਾਜੇ ਸਮਝਾ ਰਹੀਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਗੋਰੇ ਮੁਖ ਪਰ ਸਾਂਭਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇ ਨੈਣ ਸਲੋਨੇ ਬੇਬੰਨਿਆ, ਸਾਂਭਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇ ਨੈਣ सलोने बेबन्या। मिरासी समुदाय की संगीत यात्रा हमें याद दिलाती है कि कैसे संगीत हमारी सामाजिक चेतना, भावनाओं और इतिहास को जोड़ता है, और यही जुड़ाव हमें और आगे की ओर लेकर चलता है एक विस्तृत और गहराई भरे संगीत संसार यानी भारतीय शास्त्रीय संगीत की ओर। भारतीय शास्त्रीय संगीत न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। हर बंदिश, हर आलाप, हर राग अपने आप में एक सुखद अनुभूति, एक साधना है। ऐसे ही एक संगीत साधक हैं जयपुर अतरौली घराने के प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित रघुनंदन पड़शीकर। विदुषी किशोरी अमोनकर के शिष्य और ख्याल गायकी के विशेषज्ञ पंडित पड़शीकर अपने गायन में रागों की गहराई, उनकी भावपूर्ण अभिव्यक्ति और सूक्ष्मता को अद्भुत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। संस्कृति यात्रा के अगले पड़ाव धरोहर में पेश है एक ऐसी प्रस्तुति जो मन को शांत करती है, आत्मा को छू जाती है। आइए सुनते हैं पंडित रघुनंदन पड़शीकर का भावपूर्ण शास्त्रीय गायन।
प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित रघुनंदन पड़शीकर की सुरमय प्रस्तुति के बाद अब बढ़ते हैं संस्कृति यात्रा के अगले पड़ाव माटी सुगंध की ओर। भारत की ग्रामीण धरोहर को संजोने और संरक्षित करने के उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय एक विशेष पहल चला रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर। इसी पहल की एक झलक आज हम आपको दिखाएंगे राजस्थान के जोधपुर जिले के एक सुंदर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध गांव बाप से। बाप गांव जो अपने पारंपरिक लोक नृत्य, संगीत, रंग बिरंगी परंपराओं और जीवंत लोक कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि का एक जीवंत प्रतीक है। ये गांव केवल सांस्कृतिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
नमक उत्पादन और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में बाप गांव एक नया केंद्र बनकर उभर रहा है। तो आइए संस्कृति यात्रा के अंतिम पड़ाव माटी सुगंध में चलते हैं बाप गांव की ओर। बाप राजस्थान के जोधपुर जिले का एक प्रमुख विकास खंड है, जिसे भाप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की अद्वितीय स्थापत्य कला और पारंपरिक नृत्य शैलियां इस भूमि की विरासत को जीवंत बनाए रखती हैं। साथ ही नमक उत्पादन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इसकी प्रमुखता ने इसे आर्थिक दृष्टि से भी उभरता हुआ केंद्र बना दिया है। यहाँ के इतिहास के महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलुओं में से एक मेघराज सर तालाब, जो क्षेत्र के सबसे बड़े जल स्रोतों में शामिल है। इसका निर्माण मेघराज जी पालीवाल द्वारा विक्रम संवत 1520 से 1525 के बीच कराया गया था। तालाब के चारों ओर कई छतरियां और देवलियां स्थित हैं, जो अद्वितीय स्थापत्य कला की शानदार विरासत का प्रतीक हैं। इसके चारों ओर घनी हरियाली है, जिससे विदेशी पक्षी जैसे कुर्जा भी यहां आकर अपना ठिकाना बनाते हैं। लगभग 400 बीघा क्षेत्र में फैला यह जलस्रोत आज भी 36 गांवों की प्यास बुझाता है। लोगों का मानना है कि भीषण अकाल की स्थिति में भी यह तालाब कभी सूखता नहीं है। यहाँ तालाब के किनारे स्थित प्रसिद्ध बटुक भैरव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसी मंदिर के नाम पर इस विकास खंड को बटुक भैरव नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की लोक कला और नृत्य शैलियां यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा हैं। कई पारंपरिक नृत्य रूपों में प्रमुख रूप से घूमर और कालबेलिया शामिल हैं। घूमर एक राजस्थानी पारंपरिक नृत्य है, जिसे महिलाएं विशेष अवसरों पर प्रस्तुत करती हैं। वहीं कालबेलिया नृत्य, जो कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है, अपनी सर्प जैसी लचीली और मोहक गतियों के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ भोजन के रूप में दाल बाटी चूरमा भी बहुत लोकप्रिय है। यहाँ के परिधानों में महिलाएं घाघरा और ओढ़नी पहनती हैं, और वहीं पुरुष द्वारा धोती कुर्ता के साथ सिर पर साफा पहना जाता है। इस विकास खंड ने नमक उद्योग के कारण अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है, जहां लगभग 400 इकाइयों में सालाना 2 से 2.5 लाख टन नमक का उत्पादन होता है। इसके साथ ही कई प्रमुख कंपनियों ने सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए इस क्षेत्र को चुना है, जिससे राज्य की कुल सौर ऊर्जा उत्पादन का लगभग 25% यहीं से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का समृद्ध इतिहास और आधुनिक विकास इसकी विविधता और महत्व को दर्शाता है। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव हमारे लिए बेहद मूल्यवान हैं। अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskrithi.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात संसद टीवी पर संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। और जाते जाते देखिए हाल ही में हुए कुछ प्रमुख सांस्कृतिक आयोजनों की झलकियां। देश में इस समय वीर जवानों को समर्पित एक नारा, एक देश एक धड़कन, चारों तरफ गूंज रहा है। संस्कृति मंत्रालय की ये पहल अब सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि एक भावना बन चुकी है, जो हर भारतीय के दिल में गूंज रही है। एक देश एक धड़कन, ये नारा ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना की एक लहर बन चुका है। एक ऐसी लहर जो देश भर में देशभक्ति और एकता का संदेश फैला रही है। आज ये पहल डिजिटल दुनिया से निकलकर लोगों के दिलों और सोच का हिस्सा बन चुकी है। और इस राष्ट्रीय भावना को और मजबूत बनाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भी कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहा है। देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोने वाला ये केंद्र अब एकता, गर्व और देशभक्ति से जुड़ी इस पहल की धड़कन बन चुका है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का समवेत सभागार एक यादगार शाम का गवाह बना, जहां कला और संस्कृति प्रेमियों का जमावड़ा देखने को मिला। अवसर था प्रसिद्ध नृत्यांगना और विदुषी डॉक्टर रीला होता की पुस्तक ओडिसी डांस, थेरेप्यूटिक्स, एस्थेटिक्स, मेटाफिजिक्स के विमोचन का,
ये पुस्तक ओडिसी नृत्य की उपचारात्मक, सौंदर्यात्मक और दार्शनिक पहलुओं पर एक अनूठा शोध प्रस्तुत करती है। इसे प्रकाशित किया है प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली ने। आईजीएनसी के कला निधि विभाग द्वारा आयोजित इस खास कार्यक्रम में पुस्तक पर विस्तृत चर्चा भी हुई, जिसमें विषय के जानकारों ने ओडिसी नृत्य की खासियतों पर ज्ञानवर्धक संवाद किया। इस अवसर पर कला, संस्कृति और साहित्य के कई जाने माने चेहरे भी उपस्थित रहे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य है दृश्य और प्रदर्शनकारी कलाओं, शोध, प्रशिक्षण और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। समारोह की अध्यक्षता आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने की। इस अवसर पर दोनों संस्थानों की प्रतिष्ठित हस्तियां भी मौजूद रहीं। ये साझेदारी न केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाएगी, बल्कि भारतीय कला और संस्कृति के संवर्धन को भी एक नई दिशा देगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र पुडुचेरी और साकार के संयुक्त तत्वाधान में एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुति आखर का आयोजन किया गया। इस प्रेरणादायक कार्यक्रम में मुख्य वक्ता थे डॉक्टर वी आनंद रेड्डी। उन्होंने श्री अरबिंदो के महासमन्वय और उनके दिव्य जीवन पर विचार साझा किए। इस अवसर पर उपस्थित दर्शकों को श्री अरबिंदो की शिक्षाओं के माध्यम से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समरसता की गहरी समझ प्राप्त हुई। कार्यक्रम में न केवल श्री अरबिंदो के दर्शन को सरलता से प्रस्तुत किया गया, बल्कि आत्मिक उन्नयन के लिए सार्थक संवाद भी हुआ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली में एक अनूठी प्रदर्शनी सुनीत चोपड़ा द क्रिटिक एंड हिज आर्ट का आयोजन हुआ। आईजीएनसी की दर्शनम गैलरी में लगी इस प्रदर्शनी में प्रसिद्ध कला इतिहासकार, कला समीक्षक, राजनीतिज्ञ और विचारक सुनीत चोपड़ा के कलेक्शन से चुनी गई पेंटिंग, लिथोग्राफ, फोटो और मूर्ति शिल्प को प्रदर्शित किया गया। इसमें भारत और विदेश के प्रसिद्ध कलाकारों की उत्कृष्ट कलाकृतियां शामिल थीं। ये प्रदर्शनी सुनीत चोपड़ा की दृष्टि और उनके संग्रह के अनूठेपन को दर्शाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कलाकोश प्रभाग द्वारा एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका विषय था बुद्धिज्म इन रूस। मुख्य वक्ता थे बौद्ध अध्ययन के प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर अलेक्जेंडर तेरेनतेत्व। उन्होंने रूस में बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक यात्रा और समकालीन स्वरूप पर गहन विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, कलाकोश प्रभाग के प्रमुख प्रोफेसर सुधीर लाल समेत कई विद्वान उपस्थित थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मीडिया सेंटर और राजभाषा अनुभाग के संयुक्त तत्वाधान में एआई पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था कृत्रिम मेधा, जीवन को बेहतर बनाने की आसान तकनीक। संगोष्ठी के विशिष्ट वक्ता थे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपर्स मार्केटिंग हेड डॉक्टर बालेंदु शर्मा दाधीच। यहाँ पर बहुत सारे अवसर हैं। यदि आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देने के लिए समय है, सीखने के लिए समय है और आपके पास बहुत अच्छा कौशल है, आपने प्राप्त कर लिया, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। कोई सीमा नहीं है मित्रों, कुछ भी बना सकते हैं। खासतौर पर रचनात्मक क्षेत्रों में आप कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही दूसरा पक्ष इसका ये है कि सारी प्रक्रिया में लोग नहीं हैं, लोगों की कोई भूमिका नहीं है, उत्पादों की ज़्यादा भूमिका नहीं है, किसी तंत्र की कोई भूमिका नहीं है। संगोष्ठी में साइबर लॉ विशेषज्ञ पवन दुग्गल और दिल्ली विश्वविद्यालय के वेंकटेश्वरा कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर वजाला रवि, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता श्रीमती खुशबू जैन ने भी एआई के विविध पहलुओं पर चर्चा की। क्योंकि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंटरनेट से भी खतरनाक है। इंटरनेट तो एक ऐसा प्रकरण है जिसने भूगोल को इतिहास बनाया, आज हमारी जिंदगी का एक सेंट्रल लाइफलाइन बन चुका है। इंटरनेट भी सोता नहीं है, ना ही कुछ चीज भूलता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे 4 कदम आगे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं सोता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी कुछ चीज भूल ही नहीं सकता। और तीसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो क्षमता है जो इंटरनेट में नहीं है। क्षमता हमारे दिमाग के साथ है, हमारे मस्तिष्क, हमारी मानसिकता के साथ खिलवाड़ करने की क्षमता।
इस कार्यक्रम ने जहां प्रतिभागियों को एआई की क्षमताओं से परिचित करवाया, वहीं उसके खतरों के प्रति आगाह भी किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जितनी दुनिया में इस समय बहस है, उसके मद्देनज़र दो भागों में दुनिया बटी रहती है। युवा लोग इसका बहुत उपयोग करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग संभवतः वो ये है कि नहीं, अब ये उतना अच्छा नहीं है, हम क्यों इस्तेमाल करें। ये एक ज़माने में कंप्यूटर के आने की जैसी कुछ बहस अभी भी है। 1970s के दशक से हॉलीवुड ने इस पर सोचना शुरू किया था। आपने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्मों से लेकर हॉलीवुड की वो तमाम फिल्में देखी होंगी जहाँ पर मशीन आप इन ह्यूमंस को आउटस्मार्ट करती है। वो डर आज तब भी था, आज भी है, और संभवतः आने वाले समय में ज़्यादा होगा। यानी कि क्विकनेस बढ़ी है, तेज़ी के साथ हम लोग चीज़ें कर पा रहे हैं। ये तेज़ी कितनी सार्थक होगी, कितनी सही दिशा में जाएगी, इट्स अ काइंड ऑफ ए टाइट रो वॉकिंग। मतलब एक तार पर चलने जैसा है कि जिसके इस बैलेंस में हम ना गिरें, लेकिन हम उस लक्ष्य को पा लें जो कि हम संभवतः चाहते हैं। उद्देश्य इसका यही है।